साथियों, पॉम्पलेट दे दे, पॉम्पलेट एक। साथियों, बामसेव के राष्ट्रीय अधिवेशन का जो 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ये बामसेव का अधिवेशन का समापन सत्र है। यानी आज ये बामसेव का अधिवेशन समाप्त होगा। कल भारत मुक्ति मोर्चा का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो आज इस समापन सत्र में ईवीएम मशीन का विषय है। इसमें भारत में ईवीएम की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, एक गंभीर चर्चा। दूसरा है ईवीएम के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने हेतु इलेक्शन कंडक्ट रूल 61 में 56C 56D लगाए गए हैं, गंभीर चिंतन। अथवा क्या ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल के साथ मिलान करने से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सकता है, ये गंभीर चर्चा। ये ईवीएम और वीवीपीएटी से संबंधित विषय है। दूसरा है जो 6:30 बजे से 9:30 बजे तक का जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें संगठन से संबंधित विषय है जो कार्यकर्ताओं के लिए और पदाधिकारियों के लिए और जो इसको लीड करने वाले लोग हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। इसमें विषय है बामसेव संगठन के बढ़ते हुए कारवां को बिना अनुशासन के एवं सभी ऑफशूट संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा है संगठन में दिशा निर्देशन और नियंत्रण निगरानी, ये संगठन का मौलिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, ये गंभीर चर्चा। तीसरा है आज सक्षम और ईमानदार नेतृत्व निर्माण करना मूल्यवासी बहुजन आंदोलन की मुख्य ज़रूरत है, एक गंभीर चर्चा। ऐसे 2 सत्रों के महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय के संदर्भ में पहले मैं ईवीएम से संबंधित विषय जो है वो इस पर कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद है कि ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने सारे देश भर में निकाली थी। उसके पहले लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमने ये राष्ट्रीय भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ईवीएम की निकाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और लगातार हम लोगों ने चलाया। आंध्र प्रदेश के सारे जिले कवर करने के बाद 13 तारीख का गैप था मार्च का, तो 13 तारीख के बाद हम लोग केरला में प्रवेश करने वाले थे। तो खबर आई केरला से कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। हमारे सारे कार्यक्रम जो परमिटेड थे रद्द हो गए। उसके बाद तमिलनाडु जाना था, केरला के बाद तमिलनाडु जाना था।
क्योंकि कन्याकुमारी केरला में नहीं है। ज़्यादातर लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग यही होता है कि सबसे नीचे केरला स्टेट है तो कन्याकुमारी केरला में ही होगा, मगर कन्याकुमारी केरला में नहीं है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। क्योंकि दोनों स्टेट जो है, समंदर के किनारे का जो स्टेट है केरला, उसका आखिरी शिरा और तमिलनाडु का आखिरी शिरा जो है, दोनों आपस में उधर मिलते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु के साइड में भौगोलिक क्षेत्र में है। तो ये दो स्टेट रह गए हैं। और अभी भी वो दो स्टेट पूरे नहीं हुए हैं और हमने ऐलान किया हुआ है कि नहीं, जो रहे हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा कार्यक्रम है हम पूरा करेंगे। हम जो संकल्प किया वो पूरा करेंगे। तो जैसे अवसर मिलेगा वो काम हम करेंगे। अब इस दौरान जो डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। 2014 के चुनाव के पहले, मगर चुनाव आयोग ने इसे लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू नहीं किया। तो मैं इस केस को, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवमानना है और चुनाव आयोग ने अवमानना की, ये केस लेकर गया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में निर्णय दिया मेरे फेवर में, और ऑर्डर दिया 17 को कि 2019 के लोकसभा में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। तो 17 को ऑर्डर हो गया। तो 17 को ऑर्डर हो गया तो अब ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी 2019 के चुनाव में इस ऑर्डर की वजह से चुनाव जीत नहीं सकेगी। क्योंकि 2014 का जो चुनाव है वो ईवीएम में घोटाला करके इन्होंने चुनाव जीता। आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए बैकग्राउंड में थोड़ा बताता हूं। 2004 में 100% ईवीएम मशीन लगाई गई। उसके पहले अगर आप देखोगे 90 से लेकर 2004 तक सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। फिर आप अध्ययन करो, कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। ईवीएम 2004 में आई, 4 के बाद 4 में आई और 4 से 9 तक गवर्नमेंट स्टेबल हो गई ईवीएम के बाद। फिर 9 से 14 स्टेबल हो गई। फिर 14 से 19 स्टेबल हो गई और 19 में फिर ईवीएम लगाया। तो 282 लोकसभा की सीटें बीजेपी को थी, वो 303 हो गई, फिर स्टेबल हो गई। स्टेबल नहीं थी, स्टेबल गवर्नमेंट आ गई। तो स्टेबल गवर्नमेंट में ईवीएम का रोल है। काशीराम जी क्या कहते थे कि हम हर साल इसको बदलना चाहेंगे। हमारी तो इच्छा ये है, उन्होंने नेशनल लेवल की पार्टियों की मीटिंगें इलेक्शन कमीशन ने लगाई सलाह मशवरा करने के लिए कि अगले चुनाव की तारीख निर्धारित करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए नेशनल पार्टियों की मीटिंग लगाई इलेक्शन कमीशन ने। तो काशीराम जी ने उधर भाषण दिया कि अगले चुनाव के साथ साथ उसके अगले चुनाव की भी तारीख फिक्स कर दीजिए। ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, न होने देंगे हम।
मजबूत सरकार से मजबूर सरकार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। काशीराम जी का सिद्धांत है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, ये तो संविधान के विरोध में काशीराम जी कह रहे हैं। भक्त लोग ऐसा कह सकते हैं। भक्तों को चाहे कुछ भी कहने का अधिकार है। भक्त लोग जो है वो दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना जरूरी है, उद्देश्य को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसलिए काशीराम जी ने यह कहा था कि मजबूत सरकार हमारे विरोध में काम करती है। स्टेबल गवर्नमेंट मजबूत सरकार होती है, और वो स्टेबल गवर्नमेंट हमारे लोगों के विरोध में काम करती है, क्योंकि वो निश्चिंत होती है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में बहुत अंतर है। अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति चुन गया तो सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। गवर्नमेंट, राष्ट्रपति अगर मर गया तो डिप्टी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हो जाता है, मगर सरकार 4 साल अमेरिका में चलेगी। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 1 साल सरकार करने के बाद, सरकार चलने के बाद अगर बहुमत खो दिया, दोबारा चुनाव होगा। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, स्टेबिलिटी को महत्व दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, 2 प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांत हमको समझना होगा। अकाउंटेबिलिटी क्यों होना जरूरी है? जनता के प्रति हर इलेक्टेड गवर्नमेंट जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में इसका अर्थ है जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही, जिन्होंने आपको चुना। अब होता क्या है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो 4 साल चलती है। अब वहां उन्होंने स्टेबिलिटी को महत्व दिया, अकाउंटेबिलिटी को नहीं दिया, तो वहां की प्रजा जागृत है, तो वहां स्टेबिलिटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। वो जनता अकाउंटेबिलिटी का काम उस सरकार से करवा लेती है। डॉक्टर साहब समझ में आया ना? जनता वहां की करवा लेती है, मीडिया उसके पीछे करवा लेता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो मरने के तारीख तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति के विरोध में फैसला दे देता है, क्योंकि उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। अब अमेरिका में ऐसा हुआ है। तो चेक्स एंड बैलेंस, हिंदी में नियंत्रण एवं संतुलन। नहीं तो जिसके पास सत्ता होती है उसका व्यवहार अनियंत्रित होने की ज्यादा संभावना होती है, और अनियंत्रित व्यवहार करप्ट होता है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। क्या है मैडम काटकर मैडम, आपने एक बार कागज पर मुझे लिख कर दिया था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ना आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। सत्ता भ्रष्ट होती है, सिद्धांत है, सत्ता भ्रष्ट होती है, और अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। सोपर ट्रांसलेशन करूं, जल्दी समझ में आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का जो सिद्धांत है,
वो बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने देश में क्यों लागू किया? क्योंकि जनता अपने राज्यकर्ताओं से सही काम करवाने लायक नहीं, इसलिए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी को रखा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सरकार साल भर में ही दोबारा चुनाव हो जाता है। तो इसलिए काशीराम जी ने यह कहा था कि मजबूत सरकार से बेहतर सरकार मजबूर सरकार होती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में आर्टिकल 335 पर जब कांग्रेस ने अपने बहुमत से मेरिट के सिद्धांत को जबरदस्ती से लागू करने का प्रयास किया, तो बाबा साहब अकेले ही थे। तो उन्होंने जवाब दिया था संविधान सभा में। कांग्रेस के लोग इफिशियंसी को महत्व दे रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जवाब दिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन इफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक होती है। यानी वो जानते थे कि ये सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस ब्राह्मणों के हाथ में है। जैसा वो ये पृथ्वी मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, ऐसा कुछ तो भी एक हाँ संस्कृत में है। और मंत्र देवता के अधीन है, देवता ब्राह्मणों के अधीन है, और सब कुछ इस तरह से ब्राह्मणों के अधीन है। हाँ ऐसा है। पाटील साहेबाला माहीत आहे, मला माहीत आहे, कारण मी ते पाटील साहेबाकडून शिकलोय। तो इस तरह से जो अकाउंटेबिलिटी है, आ जाइए इधर, आ जाइए सरदार जी, आ जाइए। राजा राज सिंह जी नहीं आए? अरे उन्होंने भेजा आपको? हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का जो सिद्धांत है, जवाबदेही का सिद्धांत है, वो व्यवस्था में डाला गया ताकि व्यवस्था नियंत्रित करने वाले लोग जनता के प्रति जवाबदेही का कार्य कर सके। मगर ईवीएम ने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को साइड लाइन किया और प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को प्रधानता दी, क्योंकि सत्ता उन लोगों के नियंत्रण में आ रही थी जो जवाबदेही नहीं पूरी करना चाहते। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में जब प्रचार कर रहा हूं तो मैं वहां एक बात कहता हूं, यहां भी मैं आप लोगों को रिपीट करके बताना चाहता हूं। बहुत छोटी सी हमारे लोगों की जरूरत है, बहुत छोटी जरूरत। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, कम से कम 6 महीने के लिए। अमेरिका और यूरोप में कोई बेरोजगार आदमी होता है, वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिख देता है मैं बेरोजगार हूँ। वो लोग पूछते हैं आपका अकाउंट नंबर है? कहाँ है? वो घर में पहुँचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता चला जाता है और बोल देते हैं 6 महीने तक मिलाएगा, 6 महीने तक तुमको हम रोजगार दे देंगे। केवल हमारी ही जिम्मेदारी नहीं, तुम भी ढूंढते रहो, और मिला तो हम तुमको टेलीफोन करके बुला लेंगे और चढ़ा देंगे। जैसे ही जॉब मिल जाएगा तुम्हारा ये भत्ता खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार,
स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता 6 महीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट भारत के आम प्रजा की। इतना काम 75 साल के आज़ादी में इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। ये मैं उत्तर प्रदेश में योगी के सारे के अब मोदी को ही जब मैं नालायक कह रहा हूं तो योगी को नालायक कहने की क्या जरूरत? हाथी के पांव में सारे पांव शामिल हो जाते हैं। सिंपल मैंने कहा भाई तुम अभी हमारी अर्थव्यवस्था फ्रांस के बराबर में आ जाएगी, ब्रिटेन के बराबर आ जाएगी, अमेरिका भी बराबर आ जाएगी, मगर ये रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, अगर इतना काम आप नहीं करते, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते तो तुम नालायक हो। जितने प्रधानमंत्री हुए हैं वो सारे नालायक है। तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे, मैंने यूपी में कहा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मेश्राम साहब को गाली नहीं देना चाहिए, प्रधानमंत्री को गाली नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री लायक होना चाहिए। मैं उनको नालायक कह रहा हूं, ना यानी लायक नहीं है। और सबूत क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, इतना काम उन्होंने किया नहीं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट 75 साल में, ये भी नहीं कह सकते कि कम समय मिला, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कम समय मिला। 248 करोड़ की बजट था पहला जवाहरलाल नेहरू का, 248 करोड़ का पहला, 48 में बजट था 248 करोड़ का भारत का। अब कितना है मालूम है? 35 लाख करोड़ का एक साल का। और मैथ्स के प्रोफेसर को पूछो कि ये 35 लाख रुपया कागज पर लिखकर बताओ कितने शून्य लगते हैं, तो पहले तो माथे पे हाथ मारेगा, पता नहीं साला कितना शून्य लगता है। इतना है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग है? ये भी समझ में आता है कितने लोगों को? स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग है। उसके बाद महानगर पालिका, महाराष्ट्र के बॉम्बे के महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ का है। 40,000 करोड़ का बजट है महानगर पालिका का। फिर ऐसी बहुत सारी महानगर पालिकाएं देश में है, फिर नगर पालिकाएं है, फिर जिला पंचायत है, फिर तालुका पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत है, और हर एक का बजट है, कॉन्स्टिट्यूशनली है। इतना टैक्स लगाने का अधिकार है, इतना पैसा इकट्ठा होता है, और 100 लाख करोड़ से ज्यादा भारत पर कर्जा है। कहां गया वो पैसा? किधर गया? किसके घर में चला गया? 100 लाख करोड़ से ज्यादा, 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है भारत पर। वो पैसा कहां गया? क्योंकि लोग अभी भी, गांव के 90% लोग भूखमरी और अर्धभूखमरी के शिकार है, और शहरों के 75% लोग भूखमरी और अर्धभूखमरी के शिकार है। सोनिया गांधी ने 5 किलो अनाज गांव के 90% लोगों को और शहरों के 75% लोगों को देना चाहिए। इससे अपने आप प्रूव हो गया कि गांव के 90% लोग इस लायक है और 75% शहरों के लायक है, इतने साल होने के बाद। ये तुम्हारे आंकड़े, ये आंकड़े हमारे है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर उन्होंने उस सिद्धांत के बजाय प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस माना, और इसके लिए ईवीएम लाया। और ईवीएम 2004 में ऑल इंडिया में पहली बार लागू हुआ, और 4 से सारी सरकारें स्टेबल हो गई। देख लेना, मैं तारीखों के साथ बोल रहा हूं।
बहुत खास बात बता रहा हूँ, कोई भी बताने वाला नहीं, कोई मीडिया वाला, सारे लोग जो देश भर के लोगों को बोलना चाहिए, कोई भी नहीं बोल रहा है इसको। तो एक तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये बात क्या है साली, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही हमको नहीं बताते। तो ईवीएम मशीन को उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए लाया, केवल एक छोटा फोर्स, काशीराम जी ने छोटा प्रयास किया और उन्होंने नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज बनाई, उसके बाद इंस्टेबिलिटी आई। एक छोटी राजनीतिक पार्टी उन्होंने नेशनल लेवल पर बनाई, कोई बैकवर्ड क्लास का लीडर, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सभी लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ काशीराम जी के सामने, एक भी। देखो रिकॉर्ड देखो, छानबीन करो, ये ओपनली बोल रहा हूँ, ये सारे दुनिया में जाएगा, ये दुनिया में जाएगा। तो जब वो कामयाब नहीं हुए राष्ट्रीय पार्टी बनाने में, तो उन्होंने पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल रख दिया, जो राष्ट्रीय नहीं बना सकते तो है रिकॉर्ड, यानी इच्छा है राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, बना नहीं पा रहे, तो चलो पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल रख देते है, रिकॉर्डेड बातें, मगर नहीं कर पाए। और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, वो काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाने के पहले कोई भी बैकवर्ड क्लास लीडर इंडिपेंडेंटली काम करने का काम नहीं करता था। मुलायम सिंह यादव जी का देख लो, वो चंद्रशेखर को नेता मानकर काम करते थे। यानी ये दिखाई देता है इंडिपेंडेंट नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव काशीराम जी को दिल्ली में मिले कि गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो काशीराम जी ने शर्त रखा चंद्रशेखर को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत करूंगा, नहीं तो बातचीत भी नहीं करूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है, गठबंधन पहले चंद्रशेखर को छोड़ो, उसके बाद मेरे पास बातचीत के लिए आओ। तो उसने चंद्रशेखर को छोड़ दिया, चंद्रशेखर को छोड़ दिया, मगर जब चुनाव होता था तो उसके विरोध में कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर के विरोध में, उसको छोड़ने के बाद भी कैंडिडेट उसके विरोध में नहीं लड़ते थे। मैं ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो डाटा रखता हूँ, वो बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि हम अपने लोगों के संदर्भ में हम लोग रिसर्च करते हैं, जानकारी रखते हैं। तो ये बात ईवीएम मशीन इसलिए लाई गई ताकि जो रूलिंग क्लास है वो स्टेबिलिटी चाहता था, और इंस्टेबिलिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ती है, इस वजह से। और फिर उसके बाद ईवीएम आने के बाद में जब हमने हमारे प्रयास से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मगर चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान में लिखा है कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता है। वकील साहब बराबर बोल रहा हूं, ये हमारे हाई कोर्ट के वकील इधर है बैठे हो, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है वकालत का, इसलिए मुझे वकील का सहारा लेना पड़ता है। वकील से कम जानता नहीं हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि मैंने ऑर्डर दिया था, वो चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है, बराबर है। तुम
अपनी इज्जत जो है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत जो है, उसकी जो इज्जत है उसको बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। उसकी इज्जत अगर दूसरे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए कंटेम्प्ट चलाना चाहिए कि नहीं वकील साहब? है क्या उसके बाद पावर? कोई आदमी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट सियो मोटो, अंग्रेजी शब्द है ये इटालिक शब्द कौन सा शब्द है ये? अंग्रेजी शब्द नहीं है ये, उसको बोलते हैं सियो मोटो, सेल्फ कॉग्निजेंस। कोई कोर्ट नहीं तो सिद्धांत क्या है? कोर्ट में जाए बगैर किसी का हियरिंग नहीं होता, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्यो मोटो नोटिस ले सकता है। उसने अपने ही निर्णय पर, अभी चीफ जस्टिस रमन है, आज की खबर, आज अखबार पढ़ो, उसका बयान है, सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। प्रिंट मीडिया वाले नहीं बोल रहे क्योंकि वो हितसंबंधी लोगों के कंट्रोल में है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी हितसंबंधी लोगों के कंट्रोल में है। सोशल मीडिया तो जनता के कंट्रोल में है, और जनता के नियंत्रण में जो सोशल मीडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सवाल खड़े कर रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जस्टिस रमन का कहना है। पढ़ लो, आज की खबर है। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस, करंट जस्टिस का नाम लेके बोल रहा हूं। ये बोलना अपने आप में कंटेम्प्ट हो जाएगा, बोल रहा हूं मैं। तो किसी ने किसी को तो जोखिम लेनी होगी, तो मैं ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव आयोग के विरोध में स्यो मोटो नोटिस इशू करके कार्रवाई करना चाहिए था। क्यों नहीं हमारा आदेश 8 अक्टूबर 2013 का लागू किया? बोला जी, नहीं किया। मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, मैंने सारा का सारा लिखा, चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया, उसकी भी लंबी कहानी है। हमारे वकील ने, जो हमने वकील लगाया, उसने हमें पूछे बगैर ही हमारा केस विड्रॉ कर लिया। जुडिशरी के इतिहास में साला ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमारा वकील, हम पैसा दे रहे हैं, हमको पूछे बगैर हमारे वकील ने हमारा केस विड्रॉ कर लिया। जुडिशरी के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसको मालूम नहीं, उसने वकील ने किससे पंगा लिया? वामन मेश्राम से पंगा लिया। तो मैं वकील को मैसेज दिया, उसको बोलो वो आपके खिलाफ कोर्ट में विश्वासघात का केस दायर करने वाले हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, विश्वासघात का केस समझते हो ना, क्रिमिनल ऑफेंस है वकील साहब। इंडियन पिनल कोड में विश्वासघात का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस, बराबर है। क्रिमिनल ऑफेंस की केस वामन मेश्राम दायर करने के लिए फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, और बार काउंसिल में आपको अब भविष्य में वकालत करने नहीं दिया जाएगा। आपका सर्टिफिकेट बार काउंसिल का रद्द करने के लिए मैं एप्लीकेशन करता हूं कि ये देखो, इस वकील ने ऐसा किया। ऐसा एसएमएस मेरे जूनियर लॉयर को मैंने उसको देने के लिए कहा, देते ही उसका कि ये वामन मेश्राम कौन है? तो मेरे वकील ने कहा कि वो बहुत खतरनाक आदमी, आपने बहुत गलत काम किया, वो छोड़े होंगे नहीं। अरे नहीं, उसको रोको, बार काउंसिल में कंप्लेन करने से रोको, और क्रिमिनल केस दायर करने से भी रोको। नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। तो नहीं, उसको मैसेज दो, मैं दोबारा केस रजिस्टर करता हूं। हाँ, तभी रुक सकता है। दोबारा केस रजिस्टर हुआ। जो भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल रहा हुआ आदमी, भारत सरकार चलाने वाले लोगों ने उस पर दबाव डाला होगा तभी तो विड्रॉ किया, ऐसे थोड़ी किया है। समझ रहे हो क्या? इतना तो मुझे समझ में आता है। मैं कोई हरिया घेरिया नत्तू घेरिया आदमी थोड़ी हुई, मैं तो आग लगाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है। ऐसा लोगों को तो आग खुली रख के दिखाई नहीं देता, मैं तो आग लगाता हूँ तो मुझे दिखता है, अरे ये वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मेरे पास 45 साल का जो तजर्बा है उसके आधार पर
और मुझे जो दिखता है, फिर कुछ दिन के बाद लोग मेरे पास आते हैं सबूत लेकर। तो मैंने कहा पहले ही जानता हूं, तुम अभी केवल सबूत लेके आ रहे हो। दोबारा केस रजिस्टर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने गया केस। हमारे वकील को एक बार भी बोलने नहीं दिया चीफ जस्टिस ने। ऐसा था ड्राफ्ट, एक बार भी बोलने नहीं दिया और चीफ जस्टिस ने हमारे फेवर में निर्णय दे दिया। ड्राफ्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, कोई वकील का आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वकील को हमने आर्गुमेंट लिख कर दिया था, हमने, वो सीनियर काउंसिल था। नहीं होगा, पैसा हमारा है, हम जैसा बोलेंगे वैसा आर्गुमेंट करो। कितने पढ़े लिखे हो? नहीं, हम वकील नहीं है, हम वकालत का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, मगर ऐसा करने का क्यों? पैसा हम दे रहे भाई, करना हो करो, ना करो। जजमेंट हमारे फेवर में आया 24 अप्रैल 2017 को। 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल लगेगा। अब आपको एक फंडामेंटल बात बताना चाहता हूं कि घोटाला ईवीएम में होता है, क्योंकि वो पारदर्शी मशीन नहीं है। क्योंकि उसमें वोट डालने के बाद वो वोट अंदर जब जाता है, आपने मान लो कांग्रेस को ठप्पा लगाया, वो कमल में जाके जमा हो जाता है। कमल को ठप्पा लगाया, कांग्रेस को जाके जमा होता है। XY को ठप्पा लगाया, किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मशीन पारदर्शी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एक प्रिंसिपल है। हमारे लोगों को ट्रांसपेरेंसी मालूम नहीं है। पारदर्शी, पारदर्शिता एक शब्द है। पारदर्शिता क्या है? पारदर्शी शब्द का क्या अर्थ है? आर पार। जैसे अभी अगर मैंने ऐसा चश्मा लगाया और ऐसा चश्मा लगाने के बाद ये जो आंखें हैं ये कांच के पीछे आ गई, तो आप वहाँ से देख रहे हैं तो कांच के पीछे आँख है, तो ये आँख आपको अगर दिखाई दे रही है तो ये कांच ट्रांसपेरेंट है, ये इसको कहते हैं। मगर मशीन में वोट जाने के बाद वोटर को दिखाई नहीं देता वो किसके नाम पर जमा हो गया। मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं है, वो बनाई इसीलिए क्योंकि घोटाला करना है। बनाई किसने? भारत सरकार ने। कंपनी किसकी? भारत सरकार की है। बता, ऑर्डर किसने दिया? भारत सरकार ने। कंपनी किसकी? भारत सरकार की। इंजीनियर किसके? भारत सरकार के। सैलरी किसकी? भारत सरकार की। जैसा चाहे वैसा मशीन बनाने का ऑर्डर दिया, वैसे ही मशीन दिया बना के। कार्रवाई करने का अधिकार किसका? भारत सरकार का। तो एक शेर है, मेरे अखरबा का दावा किस पर, मेरे अखरबा का दावा किस पर, मुंसिफ भी वही और कातिल भी वही। जो मर्डर करने वाला है वही है और वही जज है, दोनों एक ही है। तो फिर क्या होगा? तो प्री डिसाइडेड है। क्या होगा? प्री डिसाइडेड है। मशीन ही ऐसे बनाई गई ताकि घोटाला किया जा सके। तो ये सारा का सारा सुब्रमण्यम स्वामी ने, GBL नरसिंह राव ने पकड़ा। ये तो मैंने कई बार लोगों को बताया। और इसके बदले में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का, तो किसी ने उसको पूछा, वो वामन मेश्राम बोल रहा है कि आपको चुप कराने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। तो उसको बहुत मिर्ची लग गई सुब्रमण्यम स्वामी को। वामन मेश्राम पागल आदमी है। नहीं, तुम सोनिया गांधी के खिलाफ केस कर रहे हो, राहुल गांधी के खिलाफ केस कर रहे हो, थोड़ा सा वामन मेश्राम के खिलाफ केस करके दिखाओ तो है। नहीं, पागल आदमी। बस इतने केस करो, देखो फिर पता चलेगा। सोनिया गांधी बहुत बड़ी है, उसके खिलाफ केस कर रहे हो। राहुल गांधी के खिलाफ केस कर रहे हो,
वामन मेश्राम तो सड़कों पर घूमने वाला आदमी है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहा हो? मालूम है, सबूत है उसके पास, मालूम है उसके पास सबूत है। तो इसलिए ये केस हमारे फेवर में आया, और जब आया 2017 में, तब सारे देश में अभी पेपर ट्रेल मशीन लगा, मेरी वजह से लगा। ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल, अब 2 मशीन है, एक नहीं, पहले एक ही थी। घोटाला बड़े आसानी से हो सकता था, अभी पेपर ट्रेल मशीन आ गई, 2 मशीन हो गई। दूसरी मशीन आने के बाद जो 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय है, उसमें ऑर्डर है कि पेपर ट्रेल मशीन के अंदर कागज निकलेगा। आपने बटन दबाया, बटन दबाया तो जब पेपर ट्रेल मशीन नहीं था तो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था। अब क्या होता है, बटन दबाने के बाद 2 रिकॉर्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एक कागज का रिकॉर्ड। अब 2 रिकॉर्ड होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको मंजूर नहीं है तो आप पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज की रिकाउंटिंग करने की मांग कर सकते हो। ईवीएम में अगर घोटाला हो गया तो कागज में घोटाला किया नहीं जा सकता। कैसे? क्योंकि उसमें स्टैंप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाथी पर स्टैंप लगाया, वो कागज पेपर ट्रेल मशीन में गया, अब हाथी का कागज साइकिल पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइकिल का स्टैंप अलग लगा हुआ है, हाथी का स्टैंप अलग लगा हुआ है। हाथी स्टैंप वाला कागज साइकिल वाले में जमा नहीं हो सकता। पहले होता था जब पेपर था तो अहमदनगर का एक ऑफिसर मेरा 2.5 घंटे का स्पीच सुनने के बाद रात के 11 बजे मैं सो रहा था तो मुझे मिलने के लिए आया, और कार्यकर्ताओं ने मुझे जगाया कि कोई ऑफिसर है, वो आपको मिलने के लिए आया है। मैंने कहा ये इतने बजे, 11 बजे के बाद क्यों आए? तो मैंने पूछा, भी मेरा भाषण तो 9 बजे ख़त्म हो गया, 11 बजे के बाद तुम क्यों आए हो? कहा कि जब से भाषण सुना तब से नींद नहीं आ रही। तो नींद नहीं आ रही, तो सोचा कि नहीं आ रही उसकी वजह है, तो वो काम पूरा करने के बाद ही नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो वो मुझे मिलने के लिए आया और मुझे कहने लगा कि ये जो बैलेट पेपर होता था तो हमको ऊपर से निर्देश आते थे, तो हम 25-25 के गट्ठे बांधते थे। तो उसमें नीचे होता था एक जनता पार्टी का, हो गया। फिर जनता पार्टी का है तो जनता पार्टी के ऐसे 25 का गट्ठा हो गया। उसमें सबसे ऊपर हम लोग पंजा लगा देते थे, ऊपर में पंजा, नीचे में पंजा, अंदर 23 वोट जनता पार्टी के। अब वो 25 के 25 वोट हो गए कांग्रेस के, मगर उसमें है केवल। तो प्रोपोगंडा जब होता था तो लोग सोचते थे ये आएगा, मगर आता वही है। तो लोगों को लगा ऐसा कैसे हो रहा है, ये आदमी तो ये चुनकर आना चाहिए, ये चुनकर कैसे आ गया? तो ये काउंटिंग के दौरान जो 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे, वो गट्ठे के दौरान ऐसा होता था। और होने के बाद में जब वो हार जाता था जीतने लायक कैंडिडेट, वो एप्लीकेशन करता था कि मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए। जब रिकाउंटिंग की मांग होती थी तो ये 25 का गट्टा खोला जाता था। खोलने के बाद में क्या होता था मालूम है? एक एक पेपर अलग कर दिया जाता था दोबारा। अब दोबारा जब ये कलेक्ट किया जाता था तो उसमें से 23 जनता पार्टी के निकलते थे और 2 कांग्रेस के निकलते थे। और फिर रिकाउंटिंग में कभी कभी आपने सुना होगा, रिकॉर्ड अवेलेबल है, हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता है। ईवीएम मशीन में एक बार जीता हुआ हमेशा के लिए जीतता है, वो कभी दोबारा हारता नहीं है, क्योंकि रिकाउंटिंग उसमें है नहीं। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है।
रिकैलकुलेशन का सिस्टम है। द डिफरेंस बिटवीन रिकाउंटिंग एंड द रिकैलकुलेशन। कुछ लोग बोलते हैं मेश्राम साहब आप भी शब्दों का खेल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शब्दों का खेल नहीं है। रिकैलकुलेशन अलग मामला है, रिकाउंटिंग अलग मामला है। रिकाउंटिंग के लिए एक एक स्लिप अलग की जाती है। रिकैलकुलेशन क्या होता है, वही आंकड़ा दोबारा वही आ जाता है, क्योंकि एक एक स्लिप अलग नहीं की जाती रिकैलकुलेशन में। रिकाउंटिंग में एक एक स्लिप अलग की जाती है और देखा जाता है किसका है, साइकिल, हाथी, घोड़ा, गधा, सुअर, कुत्ता, उसके हिसाब से अलग अलग लगाए जाते हैं। उसको कहते हैं रिकाउंटिंग। ये सारी बातें जो लोग शासक वर्ग बनना चाहते हैं उनको समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें नहीं है ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं। हमारे लोगों के पास तो जानकारी नहीं है, ज्ञान कहाँ से आएगा, जानकारी ही नहीं है। ये तो जानकारी बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ अभी ये जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। ये जानकारी जब मैं आपको बता रहा हूँ, इस जानकारी का अगर आपको एप्लीकेशन करने आया तो माना जाएगा आपके पास ज्ञान है। हम तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसलिए तो पकड़ रहे हैं ना। ये देखो ये बदमाशी हो रही है, तो पेपर ट्रेल मशीन लगी। पेपर ट्रेल मशीन लगने की वजह से ये रिकाउंटिंग का मामला आ गया। और जिन्होंने मशीन बनाई, ईवीएम मशीन बनाई, उन लोगों को मालूम है ईवीएम घोटाला करती है और पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ती है। उनको मालूम है, जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई उनको मालूम है कि ईवीएम घोटाला करती है और पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ती है। क्योंकि ये पारदर्शी मशीन नहीं है, ये पारदर्शी है पेपर ट्रेल, क्योंकि आंखों से दिखाई देता है और उसका रिकॉर्ड रहता है स्टैंप वाला। जैसे ही उनको मालूम हो गया कि वामन मेश्राम ने ये केस जीत लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी ने संपर्क किया कि आप लोगों के साथ हमारा ये समझौता हुआ था कि 2 बार आपने 4 में और 9 में घोटाला किया, हम चुप रहेंगे 2 बार, हमको आप करने देंगे और मदद करेंगे, करो। ये वामन मेश्राम की जो टांग है ये बहुत मजबूत टांग है, इस टांग को हटाओ। जिस वकील ने, अभिषेक मनु संघवी ने संविधान सभा पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा था ईवीएम का, वही वकील थे 22 वकील पार्टियों के, और उन्होंने डिमांड किया 50%। अरे ये 8 अक्टूबर 2013 का 100% का ऑर्डर है, तुम 50% की डिमांड कर रहे हो। अरे ऑर्डर ऑलरेडी 100% का है, तो 100% का ऑर्डर तुम 50% की डिमांड क्यों कर रहे हो? ऑर्डर तो 100% का है। रिकाउंटिंग का मतलब, जब रिकाउंटिंग होता था बैलेट पेपर में तो 100% का होता था ना, तो 100% का ऑर्डर है। तो जब 100% का ऑर्डर है तो आप 50% की डिमांड क्यों कर रहे हो? मेरी केस थी सुप्रीम कोर्ट में, पहला जजमेंट मेरे फेवर में, दूसरा जजमेंट मेरे फेवर में, तीसरा जजमेंट मेरे फेवर में। जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस केस में 4 फैसले आए, 3 फैसले मेरे फेवर में है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, 3 फैसले मेरे फेवर में है। चौथा फैसला होने के पहले एक औरत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया चरित्र हनन का, और फिर उसके बाद 7 जज का बेंच बैठा, उसने चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। निर्दोष छोड़ने के बाद फिर दोबारा उसने हियरिंग की और उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया, दोनों निर्दोष।
ऐसा साला जुडिशरी के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। दोनों निर्दोष कैसे हो सकते हैं? मगर इसमें दोनों निर्दोष हो गए। आरोपी भी निर्दोष हो गया, आरोप करने वाला भी निर्दोष हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आरोपी निर्दोष था तो आरोप करने वाला दोषी साबित होना चाहिए था। दोनों को निर्दोष छोड़ दिया और उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्ड हो गए और बीजेपी ने उसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया। एलानिया कह रहा हूं, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जस्टिस गोगोई को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। ओपन कह रहा हूं, ये सारी दुनिया में जा रहा है, रिकॉर्ड में कह रहा हूं। क्योंकि मेरे जजमेंट में भी, मेरे केस में जस्टिस गोगोई ने लिखा तो मेरा तो नुकसान हुआ है। क्या लिखा? एक लाइन लिखा, संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को विदाउट जस्टिफिकेशन जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। खुदा थोड़ी है वो, जज है, खुदा नहीं है। और जज संविधान के अभाव नहीं है, संविधान के अधीन है। और संविधान कहता है कि जज को जजमेंट देते वक्त जो जजमेंट वो दे रहा है उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो मेरे केस में जज ने जो लिखा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस दायर कर दिया। मेरी केस पेंडिंग है और 2019 के लोकसभा की केस ड्राफ्टेड है, तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ओपन ही नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ओपन ही नहीं हो रहा है, अभी भी ओपन नहीं है। और मैं ओपन कोर्ट में जाना चाहता हूं, आमने सामने होना चाहिए बहस। तुम उधर वो मशीन पर, तुम उधर बैठे हुए, हम इधर अपने घर में बैठे हुए, तुम सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये भी समझने का साला कोई कुछ आधार नहीं है। तो इस तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2019 के चुनाव में हैरान करने वाली बात, जब जजमेंट आया 8 अप्रैल को तो 21-22 पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए, मेरा वकील भी उसमें था। ये निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 मई को, तो सारे देश भर में 5 बजे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा सारे देश भर में इसके विरोध में कि अभी ये ईवीएम में घोटाला होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जजमेंट दिया, इन्होंने 50% का मांग किया, उन्होंने एक विधानसभा के 5 बूथ, वो जस्ट 0.5%, तो 0.5% में जो 100% रिकाउंटिंग होता था वो रैंडमली 0.5% जो है उसमें चोरी को पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये सारा का सारा गड़बड़, सारा का सारा जब ये हुआ तो 4:30 बजे राहुल गांधी काउंटिंग के दिन टीवी पर आ गए। एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती थी और राहुल गांधी ने, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, आपको क्या कहते वो दे, बधाई दे दे, बधाई। एक भी सीट नहीं जीती बीजेपी ने, नहीं आप चुनाव जीत गए हैं। क्यों? 5 बजे डेमोन्स्ट्रेशन करना था, 22 पार्टियों के साथ में ये डिसीजन हुआ था। तो अगर 4:30 बजे ये नहीं कहता तो वो सारे डेमोन्स्ट्रेशन करने का मामला था। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। जब राष्ट्रीय पार्टी ने विड्रॉ कर लिया आंदोलन, तो जो रीजनल पार्टी के लोग हैं बोले हम क्या करें, रीजनल पार्टी हमारी तो छोटी छोटी पार्टियां हैं,
ये तो नेशनल इशू है, सारे देश भर में अगर करना है तो सारे देश भर में होगा, तो कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन से होगा, ऐसे कैसे होगा? वे जब विड्रॉ किया तो चंद्रबाबू नायडू को मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उसके सेक्रेटरी को टेलीफोन किया कि चंद्रबाबू से बात करना है क्योंकि उनके नाम पर केस है सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। कहा कि इस पर उनका क्या कहना है? कहा विश्वासघात हमारे साथ किया गया, पीठ में खंजर खुबसने का काम किया। ऐसा चंद्रबाबू नायडू का जो सेक्रेटरी है वो हमारे वकील के पास कहने लगा। और इस तरह से चुनाव का रिजल्ट आ गया, 303 सीटें उन्होंने जीती। और चुनाव आयोग ने जो आंकड़े घोषित किए उसका बंधन था 2 महीने में ऑथेंटिकेट डाटा डिक्लेयर करे। ऑथेंटिकेट डाटा डिक्लेयर करने के पहले ही सारी की सारी पेपर ट्रेल मशीन की स्लिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो सारी के सारा जो खत्म कर दिया गया उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। लोग बोलेंगे अजीब लोग हो ये, अरे चोरी करने वाले लोगों का सारा का डाटा आपके पास कैसे है? अब ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई हर एक के बस की बात नहीं। डाटा कलेक्ट करना ये कोई आसान काम थोड़ी है। ये है सुप्रीम कोर्ट ओपन हो या तो फिर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ईवीएम के रेफरेंस में 4 हफ्ते में ये सारा का सारा मामला सबमिट करो। सबमिट करने की तारीख 22 मार्च थी। 22 मार्च को नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया और जनता कर्फ्यू घोषित होने के बाद तब से लेकर अब तक कोर्ट ओपन है नहीं है। ये तक पता नहीं हो रहा है कि वो सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने डाटा सबमिट किया या नहीं किया, क्योंकि तब से बंद है। तो ये परिस्थिति है आज की। और अभी हमने 31 जनवरी को भारत बंद ईवीएम का मुद्दा भी भारत बंद के इसमें दिया हुआ है। और नई जानकारी अभी हमारे पास बहुत सारी है। अभी आने वाले समय में मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा इशू बनाने वाला हूँ। चुनाव जीतना, चुनाव हारना ये आता जाता रहेगा। इस लड़ाई को हम लोगों को जनता के कोर्ट में लेके जाना होगा। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें अभी मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रिजर्व रखता हूं, उधर बोलने के लिए। तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में आएगा। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ। अब दूसरी जो बात है वो है कार्यकर्ता के रेफरेंस में। और हमारे सेंट्रल लेवल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से कही है। कुछ कहने का बचा हुआ है ऐसा मुझे लगता नहीं है, मगर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब मायावती के रेफरेंस में हमारे साथ धोखा हुआ आंदोलन में, तब खापर्डे साहब हम अलग हो गए और अलग होकर हम प्रचार करने लगे तो क्रेडिबिलिटी का सिद्धांत खड़ा हो गया, विश्वसनीयता का सिद्धांत खड़ा हो गया। तो क्रेडिबिलिटी हासिल करने के लिए हमने महावत का सिद्धांत डेवलप किया। जनता का विश्वास हमारे ऊपर हो तो हमने महावत का सिद्धांत डेवलप किया। महावत का सिद्धांत क्या है कि जो भी गलत करेगा तो जो महावत है वो जैसे हाथी पर अंकुश रखता है वैसे अंकुश रखा जाएगा और गलत को रोका जाएगा। ये है महावत का सिद्धांत। ये हमने बताना शुरू कर दिया। प्रासंगिक था उस समय, वो कम सुनते थे लोग, मगर यही सिद्धांत था क्रेडिबिलिटी हासिल करने का। और इसी सिद्धांत ने हमारे ऊपर लोगों का यकीन दोबारा
बिठाया। और आज कोई भी नहीं कह सकता जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर आपसे नहीं बनता है तो ये आंदोलन पीछे जाने मत देना, जहां है वहां रोक देना। ये अब 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में फैल गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 18, 19, 20 जुलाई 1942 को जो नागपुर में अधिवेशन किया था, उस अधिवेशन में जितने स्टेट के प्रतिनिधि थे उससे ज़्यादा स्टेट में अभी हमारा आंदोलन फैला हुआ है। इसका मतलब है कि हम बाबा साहब आम्बेडकर के ईमानदार अनुयायियों के तरह काम कर रहे हैं। ये डाटा कह रहा है खुद ही कि हम एक ईमानदार अनुयायी की तरह काम कर रहे हैं। और कोई अभी ये नहीं कह पा रहा है या कहने की जरूरत नहीं है कि अब ये आंदोलन पीछे चला गया है। दूसरी बात, 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। तब काशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। अब हमारी ताकत कहाँ तक बढ़ गई? 2 बार भारत बंद किया। जो 200 पॉइंट रोस्टर वाला के लिए जब हमने भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी जैसा अकड़ू आदमी, ये सरदारों को पूछो कितना अकड़ू आदमी है, वो अकड़ू आदमी को सीधा किया। बहुत अकड़ने वाला आदमी है। संसद में संविधान संशोधन करवाया, पास करवाया। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, पता है आपको? मैं देहाती आदमी हूँ। देहात में जब मर जाता है आदमी तो बोलते यार घी लगाओ थोड़ा सा, नहीं तो इसको जब ले जाएंगे ना तो कहीं ऐसा टेढ़ा ऐसा खड़ा ना हो जाए, तो घी वगैरह लगाओ। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। जिंदा आदमी क्या होता है? जिंदा आदमी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मरा आदमी है ऐसा बहुत अकड़ता है। नरेंद्र मोदी जो है सीधा किया एकदम और संविधान संशोधन करवाया, भारत बंद के। दूसरा भारत बंद करवाया तो सीएए बोलना ही बंद करवा दिया। अभी खबर आई है कि वो लागू करने वाले हैं, वो लागू करके दिखाए। हम मैदान में हैं, हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं। राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूं, है राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूं, हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं। साले भारत बंद के अलावा कोई काम धंधा तो है नहीं है। 2 बार भारत बंद किया, यानी सिद्ध किया कि हमारे पास संगठन शक्ति है। और तीसरी बार जब नीट का मामला आया तो 4 चरणों में आंदोलन करेंगे ऐसा कागज पर लिख कर दिया सरकार को। पहले ही कागज पर लिख कर देते ही मान लिया, आंदोलन ही नहीं करने दिया। उनको मालूम है आंदोलन बोले तो ये करेंगे, बोले तो करेंगे। इनका साधारण कार्यकर्ता भी पुलिस स्टेशन में आकर कहता है चलो ले जाओ जेल में, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि हमने कोई अपराध तो किया नहीं। ये राजनीतिक अपराध जो होता है, गांधी जी को प्रथम श्रेणी का क्लास मिलता था जेल में। जवाहरलाल जी को डेली पेपर पढ़ने को मिलते थे, रेडियो की खबरें मिलती थी, फर्स्ट क्लास बोलते उसको, फर्स्ट क्लास अहमदनगर में जवाहरलाल ने फर्स्ट क्लास मिलता था। तो ये राजनीतिक जेल, बहुत लोगों को पता नहीं राजनीतिक जेल क्या होता है। मैं खुद जा करके गुजरात में, मैंने कहा सर इधर उधर नहीं, गुजरात में लोग डरते हैं ना। वो पटेल है ना, वो क्या नाम उसका, हार्दिक पटेल, वो तो डर के कांग्रेस में चला गया। तो उन्होंने सोचा कि वामन मेश्राम को भी डरा देंगे। तो उन्होंने मुझे, वकील साहब को मालूम है कि रात के 2:30 बजे एफआईआर दाखिल किया। वकीलों ने पुलिस को पूछा कि वामन मेश्राम को कितने बजे अरेस्ट किया, मतलब कितने बजे उन्होंने अरेस्ट करवाया? कहा 4:15 बजे। तो 4:15 बजे से
लेकर रात के 2:30 बजे तक किसके पोजीशन में था? कहेगा हमारी पोजीशन में। तो इस पीरियड में मामले मेश्राम ने अपराध क्या किया वो बताओ। समझ में आया कुछ? तुम्हारे ही पोजीशन में जो आदमी है उसने अपराध क्या किया ये पीरियड में, 4:15 से लेकर 2:30 बजे तक? क्यों, उसके पहले तो कोई अपराध है नहीं। अब जब तुम्हारे पोजीशन में है तो तुम्हारे पोजीशन में रहते क्या अपराध किया? अगर तुम्हारे पोजीशन में अपराध किया तो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, अमन मिश्रा थोड़ी जिम्मेदार है। बेल ग्रांटेड, बेल ग्रांटेड होने के बाद कमिश्नर पर 2 हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया। कमिश्नर अभी तक जवाब नहीं दे पाया। और अभी मैं कच्छ में जाकर आया कि कमिश्नर अगर जवाब नहीं देते देते रिटायर्ड हो गया तो पेंशन खाऊंगा उसका, उसको छोड़ूंगा नहीं सुप्रीम कोर्ट तक। तुमने वामन मेश्राम से पंगा ले लिया, किसी और से थोड़ी लिया। तुम जानते हो वामन मेश्राम कौन है? नागवंशी वामन मेश्राम। लोगों को मालूम नहीं, 500 लोगों ने 28,000 लोगों का बंदोबस्त करवाया था भीमा कोरेगांव में, उसके खानदान के लोग हैं हम। ऐसे ही अल्लू गल्लू नहीं है, ध्यान रखो। और तो एक पुलिस वाला आदमी रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड कर, तेरे कमिश्नर का रेफरेंस ये रिकॉर्ड कर ले, दिखा। फिर मैं दोबारा आता हूं गुजरात में। मैंने कहा जिलाधिकारी तिवारी था, ब्राह्मण महासभा ने कंप्लेंट किया कि वामन मेश्राम को आने मत दो, कार्यक्रम करने मत दो। तिवारी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण था। उसने ब्राह्मण महासभा के लोगों को पूछा वामन मेश्राम कौन है जानते हो? ब्राह्मण लोग 7वीं फेल, 4वीं फेल, 8वीं फेल, इसीलिए तो ये करते रहते हैं फालतू काम। जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? झंझट में मत पड़ो उसके उसके झंझट में मत पड़ो। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और संविधान क्या है वो हमको बता सकता है। तुम उसके झंझट में मत पड़ो। हो गया, कार्यक्रम को अनुमति होगी। कार्यक्रम होने के बाद नारायण गरवा को मैंने तिवारी के पास भेजा, ये जाओ तिवारी के पास जाओ और एक लिखित एप्लीकेशन दो। ब्राह्मण महासभा ने मेरे खिलाफ जो निवेदन दिया उसकी ट्रू कॉपी दो। तिवारी का कलेक्टर आदमी, उसको समझ में आया। उसने कहा किसने मांगा? ये नारायण गरवा चुप, नहीं किसी ने तो मांगा नहीं, मेश्राम साहब ने मांगा। काय के लिए? ये मुझे मालूम नहीं है काय के लिए मांगा। कलेक्टर को समझ में आया ये रिटर्न एविडेंस मांग रहा है वामन मेश्राम, तो ये कॉपी मिलते ही एट्रोसिटीज में ये लोग, वकील साहब बराबर बोल रहा हूं ना, पूरा उनके ही डॉक्यूमेंट के आधार पर वो ही अंदर चले जाएंगे। मेरे मौलिक अधिकार के विरोध में उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन किया है, ये उनका दस्तावेज। तिवारी ने क्या, अरे जाने दो नारायण, वो गधे लोग हैं। तिवारी ने ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी को कहा अरे वो गधे लोग हैं, जाने दो। तो नारायण गरवा ने तिवारी को कहा कलेक्टर साहब आप किसको गधे कह रहे? वो पंडित लोग। अरे गधे लोग है, काहे के पंडित है? तो हम लोग कानून और संविधान का जो दायरा है ना, उसी दायरे में रहकर काम करते हैं और दूसरे अधिकारियों को भी करने के लिए कहते हैं। अगर वो नहीं करता है तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा, वो फंस जाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो हम कभी संविधान के दायरे के बाहर जाने की जरूरत नहीं मानते। बाबा साहब आम्बेडकर ने जितने अधिकार दिए उस दायरे में रहकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और इसके दायरे में रहकर कार्य करने की कार्य प्रणाली हम लोगों ने विकसित की है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरा बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रीच करना और प्रैक्टिस करना, ध्यान रखो कि मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं उस पर सख्ती से अमल करता हूं, सबसे पहले अपने ऊपर और फिर संगठन में। तो मेरे ऊपर लोग आरोप करते हैं कि वामन मेश्राम डिक्टेटर है,
तो मैंने कई लोगों को पूछा, मैंने तुमको डब्बा पर पानी लेकर मेरा पिछवाड़ा पोंछने के लिए कहा? धोने के लिए कहा? नहीं ना। ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी और हमारा उपदेश कार्य करने के लिए ही तो कह रहा हूं, सख्ती से कह रहा हूं। जब तुम नहीं मान रहे हो तो सख्ती से कह रहा हूं, मान रहे हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो नहीं कह रहा हूं कि पानी भर डब्बा पानी की लेके आ जाओ और मेरा पिछवाड़ा साफ करके दो। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो फिर तो तुम कह सकते कि ये गुलामी का काम मेरे से करवाया जा रहा है, बराबर है? मैं तो ये नहीं करवा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये है हमारे महापुरुषों का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए काम करना होगा। कर नहीं रहे हो इसलिए सख्ती से कह रहा हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना होगा। अगर कोई आदमी संगठन में नेतृत्व करना चाहता है तो नेतृत्व करने वाले लोगों को एक सिद्धांत सबसे ज्यादा अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। वो ये है कि जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस करो। जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस करो। डिफिकल्टी आएगी मगर यही तुम्हारा बचाव करेगा। अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद लोगों को ये समझ में आएगा उसका ही बराबर था। मेरे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होने वाले डॉक्टर साहब 2-4 साल के बाद फिर मेरे को ही बोलते हैं कि फिर हम काम करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं ये वामसे वामन मेश्राम का कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें वामन मेश्राम के 51% शेयर है, वो कोई मालिक है? ये समाज का संगठन है, ये करो मगर करना होगा उसी जो सिद्धांत है उसी के दायरे में रहकर ही करना होगा। उसी सिद्धांत पर अमल करने से समाज को फायदा होगा, ध्यान रखने का। उससे फायदा समाज को होगा, इंडिविजुअल को नहीं होगा। समाज को फायदा पहुंचाने के लिए तो संस्था बनाई, संगठन बनाया। मैं अपने 45 साल के तजर्बे के 2 बड़े सबक सीखा, ये सारे देश के लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। 45 साल के मेरे जीवन के 2 बड़े सबक सीखा मैंने अपने जीवन में काम करते करते। क्या सबक है? कि हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, ये लोगों की औकात आपस में लड़ने की है। ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, मिलकर अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ लड़ने की औकात नहीं है, आपस में लड़ने की बहुत औकात है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा और बुरा लगे तो मेरा क्या है भाई, मैं किसी की ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये तो मैं अपने पुरखों के सिद्धांत पर अमल कर रहा हूं। कबीर जी कहते हैं ना काऊ से बैर ना काऊ से दोस्ती, हम तो अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं, उसके लिए कर रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को भला लग सकता है। तो एक तो ये सबक हमने सीखा। दूसरा सबक क्या सीखा? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा, जनरल सेक्रेटरी बनाना होगा, किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाना होगा, किसी को कमिश्नरी का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, ग्राम पंचायत तक का, और हर एक को जिसको भी बनाना पड़ेगा उसको उसके लेवल की अथॉरिटी और पावर देना पड़ेगा। स्वाभाविक है, देना पड़ेगा। जब हम उसको पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो वो अथॉरिटी का उपयोग हम क्यों देते हैं? अथॉरिटी टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। उस अथॉरिटी का उपयोग गोल को हासिल करने के लिए उस अथॉरिटी का उसको उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय वो उस अथॉरिटी का मिसयूज करता है। दूसरा सबक बाबा साहब का क्या सबक था? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काशीराम जी का क्या सबक था? पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करते करते काशीराम जी ने कहा
ये पढ़े लिखे लोग जो है ना SC ST OBC के, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मालूम आप लोगों को? ये शब्द पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 डंडे लगाओ साले, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, ये एंटी सोशल एलिमेंट है और इसके 4 डंडे लगाओ। काशीराम जी ने पढ़े लिखे लोगों को कहा, उनके अंदर काम किया, तो उनका अपना तजर्बा है, ये एंटी सोशल एलिमेंट। मैंने अपना भी तजर्बा बताया और अपना तजर्बा बताकर इस तजर्बे को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाया। ये तजर्बा है, निराश नहीं हुए, वहां से उसमें से ही हमने रास्ता निकाला और कार्य प्रणाली बनाई। ये अनुभव को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाई। कार्य निर्धारित है, केवल निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कार्य निर्धारित है और निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे लोगों को दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है तो पहले झगड़ा करता है। जैसे 8-10 लोग मीटिंग में बैठते हैं, 15-20 मिनट के बाद झगड़ा अगर नहीं हुआ तो मेरे से लिखवा लेना। ये मेरा 45 साल का तजुर्बा है, तो अनुभव से कहा नहीं, कार्य निर्धारित है, निष्पादित करना है, दिमाग का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, अमल करने के लिए, निष्पादित करने के लिए सारा दिमाग लगाओ। दिमाग के लिए भी काम दिया। जैसे ही ये सिद्धांत लागू किया, उस तारीख से हमारा आंदोलन केवल आगे बढ़ रहा है, केवल आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहे, आगे ही बढ़ रहे। दूसरा एक सिद्धांत डेवलप किया, वो है जीरो का सिद्धांत। ये भी पहली बार बोल रहा हूं माइक पर, जीरो का सिद्धांत, जहां लोग फॉर्मली मिसयूज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वहां पर मैं सारे पावर अपने हाथ में ले लेता हूं और वो यूनिट में जीरो बना देता हूं। ले लिया मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, अपने हाथ में ले जीरो बना दिया। वहां वो यूनिट का डिस्ट्रिक्ट है, कमिश्नरी है, स्टेट है, जीरो बना दिया, ले लिया। अब लेने के बाद वो पावर लेस हो गया, जीरो हो गया। फिर जो उस सिद्धांत पर अमल करेगा वो साथ में इधर रहो, जो नहीं रहेगा हाँ जाओ जाओ, जहां तुमको जो करना है, पूरी आज़ादी है। आज़ादी चाहते हो ना, हाँ ओके, आज़ादी ले लो, हो जाओ। बहुत लोग बाहर गए, पता ही नहीं अभी वो कहाँ है, उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ है। कई आंदोलन में कहीं उनका नाम और निशान नहीं। कभी कभी तो मुझे उसका नाम याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अरे क्या नाम था भाई उसका। दूसरा तीसरा आदमी मुझे बताता है ऐसा, हाँ वो याद भी नहीं है। ऑब्जेक्टिवली हम लोगों ने वादा किया ना समाज को, ये उद्देश्य पूरा करने के लिए अंदर आओ। मंजूर है तो अंदर आओ, मंजूर नहीं तो अंदर मत आओ। पहले से क्या ना, पहले दिन से करें। ये उद्देश्य मंजूर है, ये है तरीका, ये 5 दिन का ट्रेनिंग, ये इतिहास और ये सारा चीज छुपाया, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बताया, हाँ सब कुछ बताया। मंजूर है, हाँ इधर रहो, नहीं जाओ। तुमको जो ठीक लगता करके दिखाओ। एक भी आदमी ठीक नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका।
तो जीरो का जो सिद्धांत है वो अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए किया गया है। हमने रिपब्लिकन पार्टी से जितना सीखा, हमने दलित पैंथर से जितना सीखा, क्योंकि बाहर के स्टेट के लोगों को पता ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी का क्या इतिहास है, दलित पैंथर का क्या है। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, हमने उनसे बहुत सीखा और उनसे सीखकर आज जो हम लोगों ने इतनी बड़ी ताकत गेन की है, बाम सेब में कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा। दीना भाना जी, उसके बाद खाबड़े साहब, उसके बाद काशीराम जी, फिर खाबड़े साहब, खाबड़े साहब के बाद 2000 को मेरी जिम्मेदारी लगाई, तब से भी अभी तक बाम सेब में कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और आने वाले 20 साल तक मैं ये हूं। अभी मेरे टांगों में इतनी ताकत है, 20 साल में अभी हूं, और 20 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करेंगे। छोटी मोटी ताकत हमने गेन नहीं की, बहुत बड़ी ताकत गेन की। अभी हम किसी आदमी को समझाकर कोई संगठन नहीं बनाएंगे, अभी आंदोलन करेंगे। अब एक्शन मोड में हम लोग एक्शन मोड में हैं। अभी हम एक एक आदमी को ढूंढते थे, फिर समझाते थे, अभी बंद कर दिया समझाना, अभी समझाना बंद कर दिया। पहले दिन का उदाहरण आपको दिया, 1,40,00,000 लोगों को पहले दिन जो हमने ये अधिवेशन चलाया, तो 11 बजे दूसरे दिन 1,40,00,000 लोगों तक मैसेज गया था। तो वो अभी मैंने पूछा नहीं कितने लोगों तक गया, तो अभी हमारा मैसेज जो है, मैसेज कम लोगों तक नहीं पहुंचता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़े पैमाने पर 3-3.5 हजार जातियों के बीच में हमारा नेटवर्क पे फैला हुआ है। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाम सेब में नेतृत्व की निरंतरता है, ध्यान रखना ज़रूरी है। हम लोग चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं, चेंज का काम कर रहे हैं, चेंज नॉट चैरिटी। हमारा काम चैरिटी का नहीं है, हमारा काम चेंज का है। हमारी जरूरत चेंज की है, चैरिटी की नहीं है। चैरिटी से चर्बी बढ़ सकती है हमारे लोगों की, हमारे समाज की, उससे कोई बदलाव नहीं होगा बड़ा। हमारे समाज को चैरिटी की नहीं, चेंज की जरूरत है। और शक्ति का जो सिद्धांत है, वो अनुशासन के बगैर शक्ति निर्माण नहीं होती, शक्ति के बगैर दुनिया में चेंज नहीं आता। ये पंखा चल रहा है, देख रहे हो, ये पंखा, बटन बंद कर दो, ये पंखा बंद हो जाता है। शक्ति का सिद्धांत, ये शक्ति जैसे सप्लाई हो जाती है, वो पंखा घूमना शुरू कर देता है, शक्ति का सिद्धांत है। तो हम जो भारत में बदलाव चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास शक्ति चाहिए। केवल भाषण से थोड़ी होने वाला परिवर्तन, शक्ति चाहिए। क्योंकि जो बदल हम करवाना चाहते हैं वो थोड़ी मानते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो आपको बताता हूं, ताकि आपको, वो मानते नहीं है बातें। तो एक जो है शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसने विलास ले आओ तो मुझे, उसने कहा, देखो बहुत अहम बात कहा उसने मेरे भाषण पर, तो आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये चेंज के रेफरेंस में बता रहा हूं। रिजर्व करके रखा दिया, लिखा था।
पढ़ के सुनाता हूं। अंकुश शर्मा वो क्या कहता है, जो हम कह रहे हैं, जो मैंने कहा, आप चाहे कितनी ही बकवास करो, रिप्लाई नहीं है उसके पास, जवाब नहीं है हमारे सवालों का, तो क्या कह रहा है, कितनी भी बकवास करो। वो हम जो लॉजिकल बात कह रहे, फैक्ट कह रहे, तथ्य कह रहे, उसको क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है। क्यों? जवाब नहीं है। जवाब होता तो जवाब देता, बकवास नहीं करता। क्या कह रहा है, आप चाहे कितनी भी बकवास करो, अंकुश शर्मा का, आप चाहे कितनी भी बकवास करो, चंद लोगों को छोड़कर गांवों शहरों में ब्राह्मण का राज चलता है। सभी जातियों पर आप तो क्या चीज हो, पूरे देश में सदियों से ब्राह्मण राज करता है, करता रहेगा। गांवों के मूर्ख लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते। हमने बुद्ध धर्म को नष्ट किया, बाम से हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार हराया था। सोचो, बचो हमसे। बदल हो सकता है इसमें? एक कुत्तों की पूंछ की तरह है, पुंगली डालो साली पुंगली टेढ़ी हो जाएगी, मगर ये सीधे नहीं होंगे। समझ रहे ना? पढ़ के सुनाए। लॉजिकल बात वो मानने वाले नहीं है, वहां शक्ति का सिद्धांत लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, तो इस तरह से शक्ति अनुशासन के बगैर आती नहीं है। और अनुशासन, जो ईमानदार आदमी है, जो ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पित है, जो उद्देश्य के प्रति समर्पित है, जो विचारधारा के प्रति समर्पित है, वो आदमी अपने जीवन में खुद सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। हमने वामसेब में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करके रखी हुई है। वो देश के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना होगा, और वो सेल्फ डिसिप्लिन के आधार पर आपको काम करना होगा। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन इंपोज किया जाता है, और उसके लिए महावत का सिद्धांत लागू किया जाता है। महावत का सिद्धांत बताने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। और मैं इसका सख्ती से अमल करने का आदी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दो लोगों की वजह से सारे आंदोलन का सत्यानाश हो सकता है। तो ये खबरदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बताया जाना बहुत जरूरी है। संगठन में और एक बात, संगठन के लेवल पर, कैडर के लेवल पर बहुत सारे हमारे लोगों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतियां होती रहती है, गलतियां करते रहते हैं, मगर उसका रिपोर्टिंग संगठन को नहीं करते हैं। बोलते रिपोर्टिंग करना चुगली करना है। रिपोर्टिंग करना मैनेजमेंट का बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लाखों रुपया देकर सिखाया जाता है इसमें डॉक्टर साहब। रिपोर्टिंग मैनेजमेंट में लाखों रुपया फीस देकर पढ़ाया जाता है। काटकर मैडम समझ रहे ना? रिपोर्टिंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये चुगली नहीं है, मगर हमारे गधे लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो कहते हैं चुगली है। चुगली नहीं, ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग पर डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। विदाउट रिपोर्टिंग डेवलपमेंट, अगर कोई गलत हो रहा है, गलत को रोकने का डेवलपमेंट चाहते हो, रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, वो रिपोर्टिंग पर निर्भर है। रिपोर्टिंग के बगैर डेवलपमेंट नहीं होगा, रिपोर्टिंग के बगैर सुधार नहीं होगा। तो इसे चुगली मत मानो। ट्रेनिंग का सिद्धांत बता रहा हूं, ये मौलिक सिद्धांत है। कोई गलत बात आपके दृष्टि से लग रही है, गलत है, रिपोर्ट करो संगठन को, संगठन निर्धारित करेगा, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। चुगली नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर डेवलपमेंट निर्भर करता है।
तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेतृत्व क्या है? मैं कहते रहता हूँ, नेतृत्व क्या है? Those who responsible for others' performance is a leader. Those who responsible for others' performance is a leader. दूसरे नॉन परफॉर्म, कोई आदमी मेरे पास आता है, मेसराम साहब मैं क्या करूं, मैं जिले का अध्यक्ष हूं मगर लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, मैं उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको हटा देता हूं। बोले तो यही नालायक आदमी है, ये नालायक आदमी। वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नेतृत्व का रोल प्ले नहीं कर रहा है। अगर इसने लोगों से काम करवाने का काम किया होता तो लोगों ने काम किया होता, परफॉर्म किया होता। दोज हु रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स परफॉर्मेंस इज अ लीडर। लोग काम नहीं करते, इसके लिए लीड करने वाला आदमी जिम्मेदार है। लोग काम करते हैं, इसके लिए लीड करने वाला जिम्मेदार है। स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा तुम्हारा स्पिरिट होगा। अब पानी ये देखो, ये हाथ है, यहां पानी डालो ऊपर चढ़ेगा, नीचे जाएगा ना, उसका गुण है, वो नीचे जाएगा। यहां पानी डालो, यहां नीचे जाएगा। स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप में जैसा स्पिरिट होगा वैसा ही नीचे आएगा। The tree dry from the top and not from the bottom. A tree dry from the top and not from the bottom. जैसा ऊपर स्पिरिट होगा वैसा ही नीचे परकोलेट होगा। तो ऊपर जो भी तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, हर जगह जो ऊपर रहता है उसके स्पिरिट पर निर्भर करता है कि उसके अधीन काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लीड करने वाले आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोज हु रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स परफॉर्मेंस इज अ लीडर। क्या के लिए बता रहा हूं? जिसको लीड करना है और अपने आप को तैयार करना है और नेतृत्व करना है तो कभी भी दूसरों को दोष मत देना। अपने अंदर जितना ज्यादा डेवलपमेंट करवा सकते हो करवाओ, और जितना ज्यादा डेवलपमेंट करोगे उतना इफेक्टिव लीड करोगे, और जितना इफेक्टिव लीड करोगे उतना रिजल्ट, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये करो। तो स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका स्पिरिट सही है तो आप सही काम कर सकते हो। देखो स्पिरिट का दूसरा एक सिद्धांत बताता हूं, बहुत अहम सिद्धांत बताता हूं स्पिरिट का। संगठन में काम करने वाले कमजोर लोग हैं, उनकी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, तो कुछ लोग उनकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, डेवलप नहीं करते। ठीक है, दो चीजें। हमारा समाज कमजोरियों वाला समाज है, उस कमजोरियों को दूर करेंगे तो डेवलप होगा। तो एक कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने का एक सिद्धांत है और कमजोरियों को दूर करने का एक सिद्धांत है। कमजोरियों को दूर करोगे वो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करोगे तो आपका स्पिरिट गलत है, आप कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप उन कमजोरियों को दूर करने का काम नहीं कर रहे हो, आपका स्पिरिट सही नहीं है। दूर करो। 5-5 दिन का ट्रेनिंग शुरू किया, जितना जानता हूं सारा कुछ बताता हूं, लगातार सीखते रहता हूं, आज भी सीखते रहता हूं, डेली सीखते रहता हूं, और जो सीखता हूं फिर लोगों को बताते रहता हूं। और लोगों को क्यों बताता हूं? लोग उसको सुनकर अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी कमजोरी को दूर करें, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं और रिजल्ट परफॉर्म करने वाले बनाया जा सकता है। स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
आपका स्पिरिट सही होना चाहिए और कमज़ोर को एक्सप्लॉइट करने वाला नहीं होना चाहिए, कमज़ोर की कमज़ोरी दूर करने वाला होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग हो सकता है, इसके लिए इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो सकता है, इसके लिए इंडिविजुअल कोचिंग हो सकता है। आप अपने बेटे को जब वो घर में पढ़ाई कम करता है तो उसकी इस कमज़ोरी को देखकर बाप कोचिंग लगाता है ना, ये कोचिंग लगा के इसे दुरुस्त करता है। देखना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन का क्या करने का? आदमी है, ह्यूमन है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करना होगा। ह्यूमन का क्या करना होगा? ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्सेस में करना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेस में करने के लिए उसको ट्रेन करना होगा। हमें ह्यूमन नहीं चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अन्यथा वो लायबिलिटी होगा, बोझा होगा। लायबिलिटी अंग्रेजी शब्द है, लायबिलिटी का मतलब है बोझा होगा, संगठन के लिए सरदर्दी पैदा करेगा, दिमाग चाटने का काम करेगा। तो उसको ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट करो और उसकी योग्यता के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उनसे काम करवाओ, उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुशासन वो नहीं है जो जबरदस्ती किया जाए। मैं कह रहा था कि अनुशासन वो है जो सेल्फ डिसिप्लिन है। आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, अपने जीवन में उतारो। कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करना ही अनुशासन है, इम्पर्सनल है। ये चाचा को ध्यान में रखकर, ताऊ को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल है, व्यक्ति निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसके लिए अनुकूल है, इसके प्रतिकूल है। नहीं, सबके लिए एक जैसा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना जरूरी है। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं। जयपुर में एक जज साहब आया करते थे, बीएमपी के पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में एक बार है नहीं, राजस्थान के अकोदिया जी, उन्होंने अजमेर के अधिवेशन में बताया था, एक एमएलए शेड्यूल कास्ट का और एक चतुर्वेदी नाम का ब्राह्मण, राज्यसभा का मेंबर कांग्रेस का, और ये जा रहे थे। तो चतुर्वेदी जी को टॉयलेट आ गया। तो चतुर्वेदी जी ने कहा कि मुझे टॉयलेट को जाना है। तो गाड़ी रोका ड्राइवर, रोको रोको रोक गया। चतुर्वेदी ब्राह्मण टॉयलेट के लिए गया। तो गाड़ी में जज साहब और एमएलए बैठे थे, ये दोनों शेड्यूल कास्ट। एमएलए जो कांग्रेस का था वो भी, चतुर्वेदी भी कांग्रेस का था। 2-3 मिनट के बाद एमएलए ने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए मगर पानी लेकर नहीं गए। एमएलए ने जज साहब को कहा। जज साहब ने उसको कहा उसका पिछवाड़ा है, धोएगा धोएगा, नहीं धोएगा नहीं धोएगा। कोई विधानसभा का मामला थोड़ी है, ये विधानसभा का मामला थोड़ी है। तू एमएलए है तो तू काहे को परेशान हो रहा है, विधानसभा का मामला है। अगर चतुर्वेदी अपना पिछवाड़ा धोना चाहता है धो ले, ना धोना चाहता ना धो ले, हमें क्या मतलब है। ये एमएलए चुप हो गए। फिर 2-3 मिनट हो गए तो फिर एमएलए साहब रहा नहीं गया, नहीं जज साहब पानी लेकर नहीं गए। जज साहब को गुस्सा है, दोबारा मत बोलना मुझे,
तेरे को पानी लेकर जाना है तो लेके जा, मगर दोबारा मुझे मत पूछना, मैं जाने के लिए नहीं कहूँगा। तू मेरे को शामिल करना चाहता है ये सारे एपिसोड में कि जज साहब ने भी मुझे जाने के लिए कहा, ऐसा कहना चाहता? तेरे को जाना है जा या मत जा, मुझे मत पूछ। पानी की बोतल बिस्लेरी वाली थी, वो लेकर गए। मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब, मैं स्टेज पर बैठा था, वो जज बोल रहे थे, जज साहब वो चतुर्वेदी जी वो ये पानी की बोतल जब एमएलए साहब लेकर गए तो क्या एमएलए साहब ने उसका पिछवाड़ा पानी लगाकर ऐसा धोया क्या? तो जज साहब ने मुझे कहा, मैं देख नहीं पाया, वो झाड़ी के पीछे थे। मैं देख नहीं पाया, वो झाड़ी के पीछे थे। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसने ऐसे एमएलए, ऐसे एमपी पैदा किए, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के। ये गांधी का कितना महान काम है, देखो है? ये इस तरह के लोग पैदा किए पॉलिटिकल रिजर्वेशन से, इतने घटिया किस्म के लोग पैदा किए। गांधी के जो पुना पैक्ट है ना, ये पुना पैक्ट से ऐसे लोग पैदा हो गए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री है उस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमको काम करना होगा, और उस तरह की बातें हमारे अंदर और हमारे समाज में, हमारे आंदोलन में डेवलप ना हो, इसकी खबरदारी लेनी होगी। अगर हम ऐसी खबरदारी लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। संगठन में अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई रिपोर्ट किया, कोई कार्यकर्ता गलत काम कर रहा है, रिपोर्ट किया, तो संगठन में उसको फांसी पर चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। संगठन में उसको फांसी पर चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। संगठन में नसीहत देने की व्यवस्था है, सुधार करने की व्यवस्था है, और वो सुधरे इसके लिए निगरानी की व्यवस्था है, अवसर की व्यवस्था है, समय की व्यवस्था है। उसको अवसर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, ऐसा करो, ऐसा करो। फांसी की देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं को, जो 1% काम करता है ऐसा भी आदमी हमको चाहिए, और जो 99% काम करता है ऐसा भी कार्यकर्ता हमको चाहिए। हर प्रकार का आदमी हमको चाहिए, क्योंकि जो आज 1% कर रहा है उसकी उतनी समझदारी है, हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद उसकी समझदारी अगर बढ़ गई तो वो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि हर जानकार आदमी समझदार हो ज़रूरी नहीं है, हर जानकार आदमी समझदार भी हो ज़रूरी नहीं है। जानकार होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। हर जानकार आदमी समझदार भी हो जरूरी नहीं है, होगा ही, मगर अपेक्षा रहती है कि हाँ समझदार होना चाहिए। जब जानकार है तो समझदार भी होना चाहिए, मगर समझदारी अलग चीज है। समझदारी में क्या आता है? जानकारी, ज्ञान, अनुभव, पूर्वानुमान, ये सारा मिलाकर समझदारी बनती है। ये सारा मिलाकर समझदारी बनती है, और वो समझदारी धारण करते हुए काम करने का 100% अवसर बामसेप में अवेलेबल है। हर व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को कोई रुकावट नहीं है कि ये कल से आया इसलिए वो 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, 2 दिन का ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो करो, करने दो, सीखने दो। अगर वो सीखना चाहता है तो सीखो, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करना चाहता है करो। अब आखिरी बात, कल एक बात रही इसलिए वो बात मैं बोलना चाहता हूं कि क्योंकि कल बहुत सारे हमारे मौलाना मुस्लिम लोग बोले, आप लोगों ने सुना। तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद हुई कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा करने का प्रयास हो रहा है।
तो अभी हम लोगों ने निर्णय किया कि भारत में दो प्रकार के धर्म हैं, एक असमानता को मानने वाले धर्म और एक समानता को मानने वाले धर्म। देखो, जैनिज्म समानता को मानता है, बुद्धिज्म समानता को मानता है, सिखिज्म समानता को मानता है, इस्लाम समानता को मानता है, क्रिश्चियनिटी समानता को मानती है, लिंगायत समानता को मानते हैं, बराबर है। तो जो समानता को मानने वाले रिलीजन है, हम लोग जल्दी ही समानता को मानने वाले जो धर्म है उनकी धर्म संसद बुलाएंगे। और दूसरे धर्म है जो समानता को नहीं मानते, ब्राह्मण धर्म समानता को नहीं मानता, यहूदी कहते हैं कि वो भी समानता को नहीं मानते, ब्राह्मण धर्म ही नहीं मानता, कोई आदमी पारसी नहीं बन सकता, गैर पारसी पारसी बनता नहीं बन सकता। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले रिलीजन है। तो हम लोग समानता को मानने वाले जो धर्म है वो सारे लोग, उनके अच्छे लोग जो है वो इकट्ठा आएंगे, उनकी धर्म संसद लेंगे और उनकी धर्म संसद लेकर निर्णय करेंगे कि हम लोग देश में समानता को प्रमोट करने के लिए मिलकर काम करेंगे। क्योंकि वो लोग सिखिज्म पर हमला कर रहे हैं, इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पर हमला कर रहे हैं, लिंगायत लोगों को कहते कि हम हिंदू नहीं है, नहीं 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 तुम हिंदू ही है, अरे नहीं हो, नहीं 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 है, तुम है ही, अरे ये बात है, ये किस्म की बात है, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी सरकार है, अजीब किस्म की बात है। तो हम लोग ये जितने सारे के सारे जो रिलीजन मानने वाले जो लोग हैं प्रताड़ित है। देखो, जैन वाले भी बोलते हैं वो भी हिंदू है, बुद्धिज्म वाले को भी कहते हिंदू है, सिखी वालों को भी हिंदू कहते हैं, मुसलमानों को छोड़ देते हैं, क्रिश्चियन को छोड़ देते हैं, मगर एट्रोसिटी उनके ऊपर भी होती है, हो रही कि नहीं हो रही। तो ये सारे रिलीजन को अगर बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करो तो ये सारे रिलीजन समानता को मानने वाले हैं, सारे इंसान बराबर है, सारे दुनिया के इंसान बराबर है, ऐसा ये रिलीजन मानते हैं। तो ये सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, अपना अपना रिलीजन का प्रमोट करने का काम जारी रखो, मगर जो हमला हो रहा है वो तो यूनाइटेडली फेस करो। इसमें गलत क्या है? समानता के प्रिंसिपल को प्रमोट करने का काम यूनाइटेडली भी किया जा सकता है और अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने का काम करने के लिए भारत के संविधान ने जब आपको आजादी दी है तो अमन मिश्राम कौन है रोकने वाला? मैं केवल इतना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि उन लोगों को जो वो हमले कर रहे हैं, अलग अलग करके पिटाई कर रहे हैं, हमको मिलकर उसका रिटेलिएशन करना चाहिए। ये बात कल मुझे कहना चाहिए था, रह गई है, तो इसलिए आज मैं इस बात को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आज 10:52 हो गया, बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने सुना। आपके सहनशीलता का अब मैं क्या कर सकता हूं कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मानने के अलावा मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। ऐसी सहनशीलता आपने दिखाई जो मराठीत सांगितल्याप्रमाणे दुर्मिळ आहे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। 3 दिन के बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 38वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन अभी सारे सत्र पूरे हुए हैं। इस अधिवेशन का वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए, आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय शुभंकर सरकार साहब, जो कि सीईसी मेंबर है बामसेप नई दिल्ली से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अधिवेशन का वो वोट ऑफ थैंक्स करें। माननीय शुभंकर सरकार साहब। बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आज पुणे में 27 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ।
इस 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन ने मेरे ऊपर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जिम्मेवारी लगाया। इसीलिए मैं संगठन को और बामसेप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भवन मेश्राम साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे उद्घाटक माननीय इंजीनियर श्याम सिंह कंबोज, ट्रस्टी एंड ट्रेजरर द ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और संरक्षक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा न्यू दिल्ली, इनको मैं संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके साथ साथ संगठन के जो जिम्मेवार लोग हैं, मनवर एच.एन. रेकवाल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इंजीनियर मुबारक फराज साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप, डी.आर. रोहल साहब, राष्ट्रीय महासचिव बामसेप, कुमार काले साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रशिक्षण बामसेप, भांजी भाई राठौर साहब, राष्ट्रीय महासचिव व्यवस्थापन बामसेप, इन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके साथ साथ हमारे इस 3 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सारे जो वक्तागण जो उन्होंने अपने अपने विषय पर जो अपना विचार रखा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाया, उन लोगों को मैं, सभी वक्तागणों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इसके साथ साथ इस हॉल में जो अधिवेशन हो रहा है, इस हॉल में जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं एमएन टीवी के द्वारा जो हमारे इस 3 दिन का बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे ऑल इंडिया में, और बल्कि ऑल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में उनको टेलीकास्ट करने के लिए जो उन्होंने जिम्मेवारी निभाया, इसीलिए मैं खास तौर पर एमएन टीवी के सारी साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे इस अधिवेशन में जो साउंड सिस्टम है, जिन्होंने इस अधिवेशन को जिन्होंने साउंड सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को मदद किया, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और ख़ास तौर पर पूरे देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता, जो देश भर में बामसेप संगठन के जो पदाधिकारी, पूरे देश भर में हमारे बामसेप राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और उसके साथ साथ बामसेप के जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सारे कैडर्स, देश भर में जो हमारे जिन लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन के सफल बनाने के लिए तन मन धन से इनको सहयोग किया, उन सारी साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं संगठन की ओर से। और खास करके इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो परिस्थिति निर्माण हुआ कोरोना काल, कोरोना की वजह से, उस परिस्थिति को, प्रतिकूल परिस्थिति को, चुनौती को स्वीकार करते हुए सारे देश भर में हमारे जो बामसेप के शुभचिंतक, जो हितचिंतक, जो डोनर्स, जो हमारे संगठन को हर समय जो मदद करते हैं और तन मन धन से मदद करते हैं, उन सारी हमारे समर्थकों को, सारी हमारे हितचिंतकों को और सारे हमारे शुभानुध्यायी को मैं खास तौर पर पूरे देश भर में नहीं, सारे विश्व से जो हमारे इस संगठन को और ये राष्ट्रीय अधिवेशन 38 बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन को और संयुक्त बामसेप और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 38 राष्ट्रीय अधिवेशन को जो उन्होंने
मदद किया। सारे पूरे देश के जो हमारे शुभचिंतक और हितचिंतक, सारी पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता हितचिंतकों को मैं दोबारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और अंत में मैं हमारे बामसेप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर वामन मेश्राम साहब का अनुमति से और उनको दोबारा धन्यवाद देते हुए उनका अनुमति से मैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मैं समाप्ति घोषणा करता हूं।